Welcome back to our YouTube channel, guys. Sahil Thakur Jammu. Please do like, share, comment, and subscribe our channel, and press the bell icon so that you can get updates for upcoming lectures and videos which we are going to upload on this specific channel. Today we are going to start Indian Polity Marathon. We are going to cover whole of the Lakshmikant in this Polity Marathon. Please do watch these videos and please do subscribe this channel, as we have checked that more than 80% of people who are watching this channel are not subscribing our channel. This is the only we can expect from you guys. Please do subscribe our channel. These Polity Marathon is specially designed for UPSC, JKPSC, PSC, Assistant Registrar, JKSSB and other competitive exams and other state specific exams. These lectures are totally free of cost. They are not paid. One thing that we can expect from you guys is only to subscribe our channel. So today we are going to study about historical background, how Britishers entered in India as a East Indian Company. तो आज हम यही पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में कैसे उनकी एंट्री हुई, फिर कैसे उनने हमें कैप्चर किया, कैसे रूल किया, उसके बारे में हम लोग पूरा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर्स इंडिया में फर्स्टली आए थे एज ए ट्रेडर्स 1600 में। तो ये उनको चार्टर दिया था उनकी क्वीन एलिजाबेथ ने कि आप जाइए और इंडिया में ट्रेड कीजिए, और वो 1600 में आ गए और 1600 के आसपास इंडिया में उस टाइम मुगल का रूल था। ये आप जान जाओगे क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे हिस्ट्री के लेक्चर्स आएंगे, उसमें ये ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा कि इसका रूल था, 1600 से पहले कौन था, उसके बाद हम लोग पॉलिटी में पढ़ रहे हैं। और ये आए थे एज इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। और किसने इनको चार्टर दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। तो फिर 1765 में क्या हुआ कि कंपनी को जो अभी नॉर्मली एक ट्रेडिंग कंपनी थी उसको क्या हो गया, मिल गया दीवानी मिल गया। दीवानी क्या होता है? राइट ऑफ रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब आप ये सोचेंगे कि इनको डायरेक्टली इन्हें दीवानी क्यों दे दिया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुगल्स हार गए थे और उसी वजह से इनको दीवानी देनी पड़ी थी। और दीवानी में इनको दे दिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यही तीन जो थे इनसे बहुत रेवेन्यू जनरेट था और इनने इन तीनों की दीवानी ले ली। और दीवानी में इनको मिला क्या? राइट ऑफ रेवेन्यू, सिविल जस्टिस ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। तो उनको रेवेन्यू बेसिकली कहाँ से कलेक्ट करते हैं वो लोग रेवेन्यू टैक्सेस लगाते थे। मुगल्स ने जब उनको पावर दे दी तो वो कहीं भी टैक्सेस लगा के वो लोग रेवेन्यू जनरेट करते थे। आपने जैसे मूवी देखी होगी लगान, 2 गुना लगान, 3 गुना लगान, तो वो वैसे ही एक टैक्सेस कैप्चर करते थे, लोगों से इकट्ठा करते थे, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते थे। फिर क्या हुआ 1857 में, आपको पता है हुआ था बैटल ऑफ 1857। तो उसके बाद 1858 में सिपाही म्यूटनी हुई। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ख़त्म करके ब्रिटिश क्राउन के नाम पे डायरेक्ट रूल कर दिया। अब जो भी यहाँ पे रूल होगा इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन होगा। और वो रूल कब तक चला है? टिल इंडिपेंडेंस जब हमें ग्रांट हुई थी ऑन अगस्त 15, 1947 तक। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कि कंपनी रूल में क्या क्या, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या रूल्स लाए, क्या रेगुलेशन लाए, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्राउन रूल में 1858 से 1947 तक उनने क्या चेंजेस लाए, क्या रूल्स लाए, क्या रेगुलेशन लाए। उनके बाद तो जो फर्स्ट कंपनी रूल था वो कहाँ से कहाँ तक था? 1773 टू 1858 तक। उसके अंदर कौन कौन से एक्ट थे? फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस थी? ये फर्स्ट स्टेप लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल रेगुलेट एंड अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ट्रेड करने के लिए आई थी, लेकिन फर्स्ट स्टेप 1773 में क्या किया कि इसको कंट्रोल करने लग गए। कंट्रोल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लग गई इसको कंट्रोल करने। उसके बाद फर्स्ट टाइम जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कंपनी के उन्होंने बताया कि क्या क्या हैं। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन 1773 में इंडिया में आ गया। अब हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फीचर क्या था? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनने इनको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो फर्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल जो ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया। पहले ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट थी, लेकिन अब क्या हुआ, इनको सबॉर्डिनेट कर दिया उन्होंने बंगाल के
के लिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता कब बना? 1774। ये डेट याद कर लीजिए, डायरेक्टली एग्जाम में भी कभी कभी आती है। और इनने साथ साथ में ये रूल भी निकाला कि जैसे पहले तुम लोग ब्रिटिशर्स ये गिफ्ट्स लेते थे, ब्राइब्स लेते थे, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल बंद कर दी। कोई भी जो सर्वेंट है कंपनी का किसी भी टाइप के प्राइवेट ट्रेड या कोई भी गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स, ब्राइब्स नेटिव से नहीं लेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है, उनने एक बॉडी बना ली जिसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर, उसमें उनको किस लिए बॉडी बनाई? ताकि जो रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया में, वो डायरेक्टली उनको रिपोर्ट करें। और अभी हम आपको दिखाएंगे ब्रिटिश इंडिया का मैप उस टाइम का। ये रहा ब्रिटिश इंडिया का मैप, इसमें दिखाया है कश्मीर कहाँ है, बंगाल कहाँ है। अभी हम आपको बता रहे थे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना लिया। फर्स्ट वो क्या था? लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को उसके सबॉर्डिनेट कर लिया हुआ था। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब क्या हुआ कि डायरेक्टली ना जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया तो कुछ ना कुछ चीज़ें उनसे छूट गई, शॉर्ट कमिंग्स आ गई, तो उसको उन्होंने रेक्टिफाई करने के लिए ले आया 1781 का। इसको ये भी बोला जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके फीचर्स क्या क्या थे? इसके फीचर्स थे, इसका फर्स्ट फीचर्स क्या है, बेसिकली इस उन्होंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया, मैक्सिमम बहुत सी चीज़ें ने सुप्रीम कोर्ट की जुडिस्डिक्शन से बाहर निकाल दी। फर्स्ट उसमें क्या था कि जो इनका गवर्नर जनरल था एंड काउंसिल थी, उसको इनने सुप्रीम कोर्ट के जुडिस्डिक्शन से बाहर कर लिया। कोई उनने कोई एक्ट करेंगे, कोई उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो आंसरेबल टू सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। सिमिलरली उन्हें कंपनी के सर्वेंट्स थे, उनको भी उसके जुडिस्डिक्शन से बाहर कर दिया कि वो कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एम्बिट में नहीं है। उनने ये भी कर दिया कि जो रेवेन्यू मैटर है या रेवेन्यू की कलेक्शन में कोई भी मैटर आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं होगा। उसने एक और जो जैसे हमें आज पता है कि कोई अगर हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट या हाई कोर्ट में कुछ भी होता था, वो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन इनने क्या कर दिया कि तुम लोग कोई भी अपील होगी वो प्रोविंशियल कोर्ट से डायरेक्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट को ये उन्होंने नहीं वो पावर्स दी। ये पावर किसको दे दी उन्होंने? गवर्नर जनरल इन काउंसिल्स के। आप रेगुलेशंस और रूल्स बनाइए किसके लिए? प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल्स के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें उन्होंने क्या किया, पहले कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ था कमर्शियल फंक्शन या पॉलिटिकल फंक्शन कंपनी के कौन कैसे हैं, इसमें इन्होंने डिस्टिंग्विश कर लिया। पहले एक ही था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो ही सब मैनेज करते थे, कमर्शियल भी, पॉलिटिकल फंक्शंस भी कंपनी के। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स दे दिए, लेकिन उन्होंने एक और न्यू बॉडी बनाई जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। और फर्स्ट टाइम क्या हो गया कि एक डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी उन्होंने यहाँ पे। उनने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, उनको डायरेक्टली सुपरवाइज करने के लिए जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया, वो उसके ऊपर डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे थे। ये दो वे में बहुत सिग्निफिकेंट है ये वाला एक्ट। फर्स्ट टाइम जो हमारी टेरिटरीज थे उनको ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया कहा गया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी के ऊपर फॉर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कंप्लीट उनके कंट्रोल में ये आ गई थी। इसके बाद आ गया एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या था, जो अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था हमारा, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग, उसको रिप्लेस किया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और वो अपॉइंट कर दिया उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन इसने दो डिमांड्स रखी कि मैं ये पोजीशन एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी दो डिमांड्स हैं। एक क्या कि जो भी काउंसिल डिसीजन देगी किसी भी स्पेशल केस में वो उसको ओवरराइड कर सकता है, और साथ में उसको आल्सो कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। तो इसके लिए दोनों ये 1786 का एक्ट इनैक्ट किया गया था दोनों प्रोविजंस को बनाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि चार्टर एक्ट को याद रखने का कैसे क्या फार्मूला है। देखिए फर्स्ट कब हुआ था, 1793 में। इसको क्या होता था कि 20 ईयर्स के लिए इसको रिन्यू किया जाता था। तो वैसे याद कर लीजिए 1793 में अगर आप 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1813, उसमें 20 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 1833, और उसमें अगर 20 ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा 1853। तो ये कितने 4 चार्टर एक्ट आए हुए थे। ये सिंपली याद करने का एक मेथड है, ऐसे आप इनको याद कर लीजिए, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और इनके सब प्रोविजंस भी आपको और या फीचर्स भी आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट MCQ बन जाता है इसका। और अब हम लोग पढ़ेंगे इनके फीचर्स वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जैसे एक्ट ऑफ जो इससे पहले एक्ट आया था
उसमें जैसे उन्हें स्पेशल केस में पावर दी थी सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसमें क्या हुआ, चार्टर एक्ट में जो अपकमिंग जितने भी गवर्नर जनरल थे या गवर्नर प्रेसिडेंसी, तो उनको सबको ओवर राइडिंग पावर्स दी गई। तो और गवर्नर जनरल को और पावर्स दे दी। किसकी पावर्स दे दी उन्होंने कि पहले आप बंगाल का था, उसके बाद उनको बोला कि सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास के भी आप लोग कंट्रोल करने की पावर्स इनको दी गई थी। उसने और ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी ऑफ इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के लिए इसको और बढ़ाया गया। I mean to say that it extended the trade monopoly of company of for another period of 20 years। जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि 20 ईयर्स के लिए ये एक्सटेंशन देते थे। It provided that commander in chief was not to be the member of governor general council unless he was appointed so। पहले क्या था, कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल को ही बोला था कि हमें मेरे को वो पावर दी जाए, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि अगर उसको ऐसा अपॉइंट किया जाए तो तभी होगा, ऐसे वो नहीं होगा। इट ले that the members of board of control and their staff were henceforth to be paid out of Indian revenue। जो फोर्थ पॉइंट इसमें क्या है कि जो भी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल उनका स्टाफ है, इनको जो इनकी सैलरीज, इनके खर्चे कहाँ से दिए जाएं, इंडियन रेवेन्यू से दिए जाएं। इसके बाद अब 20 ऐड कर लो, आ जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब 1813 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में 13 का, इनने जो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया उसको ख़त्म कर दिया। तो ये जो था सब ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए इनका ट्रेड ओपन कर दिया। एक्सेप्शन थी दो, एक टी का ट्रेड और चाइना का ट्रेड, उसमें इनने इस कंपनी की मोनोपोली रखी, ये एक इसमें एक्सेप्शन थी। और इनने साथ में जो दूसरा इसका वो था कि इनने जो सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरर वो भी असर्ट कर दिया, वो उसमें भी उनने असर्शन की कि ये ही रहेगा। और उसके बाद उन्होंने और इसमें एक लाया कि जो जैसे आपको पता है मैक्सिमम ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन होते हैं, उन्होंने कि क्रिश्चियन मशीनरीज को इंडिया में बुलाया कि आप क्या करें, यहाँ के लोगों को एनलाइटन कीजिए। साथ में ने ये बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन को भी इंडिया में जो ब्रिटिश टेरिटरी उनमें लाया जाए। और जो और इसमें उन्होंने क्या किया, जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको बोला कि आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाए और उनसे टैक्स लीजिए, अगर कोई टैक्स नहीं दे तो उनको आप पनिश कर सकते हो टैक्स नहीं देने के लिए। अब फिर आप 20 ऐड कीजिए, 1833 प्लस 20 कितना हो गया 1833। ये जो एक्ट था फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें ने क्या किया, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था, अब इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, वैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑलरेडी पूछा गया हुआ है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे JKPSC में, UPSC में पूछा था, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास था उनको लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया, जो लॉ मेकिंग पावर्स थे। उन्होंने बोला भाई साहब अब हमारा जो भी ये लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने ये उसको पावर्स दे दी। और उनने जो पहले इससे जो भी लॉज बनते थे उनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेशंस, लेकिन इसके बाद जो बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्ट्स बोलेंगे। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें उन्हें नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी आई थी उसको एकदम प्योरली क्या बना दिया उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हियर हायर एंड हिज सक्सेसर। उन्होंने इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फॉर होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस कंपनी। पहले ये डिबार किया जाता, उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम ये ऐसा नहीं होगा, इन्होंने इसको ओपन रख दिया। हाउएवर द प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर द अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बाद में इसको उन्होंने खत्म कर दिया, फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया था जब उन्हें अपोजिशन आई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से उस टाइम। इसके बाद हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आ गया। ये लास्ट चार्टर एक्ट था 1793 और 1853 के बीच में। ये भी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क था। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम उन्होंने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको सेपरेट कर दिया और एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल ने ऐड कर दिए। इन अदर वर्ड्स इट एस्टैब्लिश्ड ए सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शंस एज मिनी पार्लियामेंट। जैसे उनका ब्रिटिश में पार्लियामेंट था, उसी तरीके से कोई भी प्रोसीजर, कोई भी लॉ वो लोग यहाँ पे पास करते, कोई स्पेशल प्रोसेस से इसको, जैसे वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता था, वैसे ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने इसका नाम रखा, वो करती थी। फिर उनने क्या किया, जो पिछले चार्टर में सिविल सर्वेंट्स के लिए इनने ओपन की थी सर्विसेज, उसको बाद में उनने डिबायर किया था, लेकिन फिर से इनने इसको 1853 में ओपन कर लिया। और पहली जो सिविल सर्विसेज की कमेटी बनाई गई थी उसको मुकाले कमेटी है, वो कब बनी थी 1850
4 में। ये डेट भी याद कर लो क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, हो सकता है फिर पूछी जाए कभी, आपको इसका मैच द फॉलोइंग में भी आ सकती है, इसको भी याद कर लो। फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले 20-20 साल के लिए वो लोग कंपनी के रूल को एक्सटेंड करते थे, लेकिन उनने अब ऐसा नहीं किया। उनने इसको एक्सटेंशन दे दी, लेकिन उनने कोई पीरियड नहीं बताया कि जैसे पहले चार्टर में होता था कि 20 साल के लिए इसको आगे बताया, लेकिन उनने इसमें नहीं बताया कि कितने साल के लिए अब होगा। तो या तो टर्मिनेट किया जा सकता है कभी भी, या तो नहीं किया जा सकता। फर्स्ट टाइम इनने क्या किया कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन हुई किसमें, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे उसमें से 4 जो थे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा में से उनने अपॉइंट किए गए थे। So this is all about today's lecture. We will come tomorrow with another lecture. वो होगा हमारा द क्राउन रूल। 1858 से 1947 के बीच में क्राउन रूल जो चला है उसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल साहिल ठाकुर जम्मू। दिस इज़ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। बाकी हम लोग ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड नहीं है। आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है साहिल ठाकुर जम्मू के नाम से, उस पर आप जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए। हो सके तो हम लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, अगर ना भी डाला हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, साहिल ठाकुर जम्मू के नाम से उसको सर्च कीजिए और उसमें ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग कोई भी PDF होगी अपकमिंग हर लेक्चर की, जितना भी हमसे हो सके आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज़।